हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों के गुण। उसी का पार्ट 3 आज हम कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था गुणांक। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रत्यास्था गुणांक, यंग का प्रत्यास्था गुणांक, स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और पायसन अनुपात या पायसन निष्पत्ति। इन टॉपिक्स की स्टडी करने से पहले एक बार हम पिछले लेक्चर के टॉपिक हुक के नियम को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हुक ने क्या बताया था कि प्रत्यास्था सीमा में किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वो उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। उससे आपने डिराइव किया था कि प्रतिबल बटा विकृति एक कांस्टेंट के बराबर होता है जिसे आप प्रत्यास्था गुणांक या इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ई कहते हैं। जैसा कि हमने हुक के नियम में देखा था, प्रत्यास्था गुणांक क्या चीज है? प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। हुक के नियम में आपने देखा ई आपको मिला था प्रतिबल बटे विकृति और इसी ई को आप प्रत्यास्था गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलाई कहते हैं। अब देखिए प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है। आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता और प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो क्योंकि प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है और विकृति का कोई मात्रक नहीं है, इसलिए E इक्वल्स टू प्रतिबल बटे विकृति वाले फॉर्मूला में दोनों मात्रक रखने पर आपको प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही मिलता है। इसी प्रकार से इसका विमीय सूत्र भी प्रतिबल की विमा के बराबर m1 l-1 t-2 होता है, क्योंकि प्रतिबल की विमा होती है m1 l-1 t-2 और विकृति की कोई विमा नहीं होती, इसलिए हमें E की विमा भी प्रतिबल की विमा के बराबर मिलती है। एक बार फिर से पिछले टॉपिक को शॉर्ट में समराइज करते हैं। पिछले लेक्चर को आपने उसमें प्रतिबल पढ़ा था यानी स्ट्रेस और विकृति पढ़ी थी यानी स्ट्रेन। प्रतिबल में आपने 3 प्रकार के प्रतिबल पढ़े थे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल और अभिलंब प्रतिबल, जिसमें से अनुदैर्ध्य प्रतिबल के भी 2 प्रकार आपने पढ़े थे, तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल। इसी प्रकार विकृति या स्ट्रेन के भी आपने 3 प्रकार पढ़े थे, अनुदैर्ध्य विकृति, स्पर्श रेखीय विकृति, आयतन विकृति। और अनुदैर्ध्य विकृति के 2 प्रकार तनन विकृति और संपीड़न विकृति पढ़े थे। शॉर्ट में फिर से समराइज करें तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कौन सा था? जिसमें हम बल उस वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाते हैं और उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। स्पर्श रेखीय प्रतिबल में हम जो बाह्य बल लगा रहे हैं वो स्पर्श रेखा के अनुदिश लगाते हैं और अभिलंब प्रतिबल में उस वस्तु के क्षेत्रफल के अभिलंब यानी 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में परिवर्तन लंबाई में होता है, स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल में परिवर्तन वस्तु की आकृति में होता है और अभिलंब प्रतिबल में वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब देखिए जैसे ये 3 प्रकार के प्रतिबल हैं, उन्हीं के संगत 3 प्रकार की विकृतियां हैं, इसी तरीके से हम 3 प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक देखते हैं। जैसे आपने प्रतिबल और विकृति के 3 प्रकार देखे, उसी प्रकार से या उन्हीं के संगत 3 प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक होते हैं। पहला आपको मिलता है यंग का प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा आप होता है स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक और तीसरा होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। इन तीनों प्रत्यास्था गुणांकों को पढ़ने के लिए आपको पहले तीनों प्रकार के प्रतिबल और तीनों प्रकार की विकृति का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं यंग का प्रत्यास्था गुणांक। आपने सबसे पहला प्रतिबल कौन सा पढ़ा था? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और सबसे पहली विकृति थी अनुदैर्ध्य विकृति। इसी के साथ आपने पिछले स्लाइड में देखा था
कि प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। तो पहला जो प्रत्यास्था गुणांक होगा वो पहले प्रतिबल और पहली विकृति, पहला प्रतिबल हमने पढ़ा था अनुदैर्ध्य प्रतिबल और पहली विकृति थी अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग का प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। यंग के प्रत्यास्था गुणांक को हम कैपिटल Y से डिनोट करते हैं, इसलिए कैपिटल Y का फॉर्मूला आपको मिलता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब आपने जब प्रतिबल पढ़ा था तो उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो प्रतिबल होता है उसकी वैल्यू F/A होती है। इसी के साथ आपने अनुदैर्ध्य विकृति पढ़ी थी, अनुदैर्ध्य विकृति का मान डेल्टा L/L होता है। ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में जब रखते हैं तो आपको y मिलता है F/A/डेल्टा L/L। नेक्स्ट कंडीशन में अगर मैं ये मानूं कि ये जो तार की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए मैंने उसके ऊपर उस तार पर mg भार का कोई भार लटकाया है, यानी किसी भी तार के नीचे मैंने कोई भार लटका दिया है जिससे उसकी लंबाई में परिवर्तन आ रहा है या लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो क्योंकि मैंने भार mg लटकाया है, इसलिए इस भार के कारण जो बल लगेगा वो होगा F=mg। और कितने क्षेत्रफल पर बल लगता है? अगर आपके तार की त्रिज्या स्मॉल r है तो उस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा A=πr²। इसलिए F और A की ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 2 में रखते हैं तो y आपको मिलता है mg/πr² डेल्टा L/L। क्या किया है? सिंपली F की जगह आपको mg रखना है और A की जगह πr² रखना है। अगला प्रत्यास्था गुणांक हम देखते हैं स्पर्श रेखीय प्रत्यास्था गुणांक या अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। इंग्लिश में कहा जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फिर से उसी कॉन्सेप्ट से सेकंड नंबर का प्रतिबल हमारे पास था स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल, और उसी के संगत जो विकृति हमें मिलती थी वो थी स्पर्श रेखीय या अपरूपण विकृति। वंस अगेन प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात। तो अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा? अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात स्पर्श रेखीय प्रत्यास्था गुणांक या अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक या दृढ़ता गुणांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। एक बार फिर से अपरूपण प्रतिबल का मान क्या होता है? F/A। और अपरूपण विकृति हमने पढ़ी थी थीटा के बराबर होती है। इसलिए ये जो स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक है जिसे आप थीटा से शो करते हैं, उसकी वैल्यू आपको मिलती है, अपरूपण प्रतिबल का मान रख दीजिए F/A और अपरूपण विकृति का मान रख दीजिए थीटा। तो ईटा आपको मिला F/A/थीटा के बराबर। अपरूपण विकृति वाले टॉपिक में हमने एक बार फिर से देखा था कि अपरूपण विकृति की एक और वैल्यू हमें मिलती है डेल्टा X/L के बराबर। तो अगर ये वाली वैल्यू मैं अपरूपण प्रतिबल के फॉर्मूला में, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक के फॉर्मूला में रखना चाहूं तो ईटा मुझे मिलता है, प्रतिबल की अपरूपण प्रतिबल की जगह रख दिया आपने F/A और अपरूपण विकृति की जगह रख दिया फॉर्मूला में डेल्टा X/L। नेक्स्ट हम देखते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक या बल्क मॉडुलस। थर्ड हमने पढ़ा था जब प्रतिबल पढ़ रहे थे, प्रतिबल का तीसरा प्रकार था अभिलंब प्रतिबल और विकृति का तीसरा प्रकार हमारे पास था आयतन विकृति। तो आयतन प्रत्यास्था क्या गुणांक क्या होगा? अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्था गुणांक या बल्क मॉडुलस कहलाता है। अब अभिलंब प्रतिबल की वैल्यू F/A के बराबर और आयतन विकृति हमारे पास थी डेल्टा V/V के बराबर। इसलिए ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हम इक्वेशन 7 में रखते हैं तो हमें आयतन प्रत्यास्था गुणांक K मिलता है F/A माइनस डेल्टा V/V। यहाँ ये जो माइनस का साइन है ये आपको बताता है कि आपके आयतन में कमी हो रही है। माइनस साइन डिनोट करता है कमी को। एक और चीज हम जानते हैं कि F/A यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल बल का जो मान है वो दाब के बराबर यानी प्रेशर P के बराबर होता है। तो F/A की जगह हम दाब P लिख सकते हैं।
अगर F अपॉन ए को प्रेशर P लिखा जाए तो इक्वेशन 8 से हमें मिलता है कैपिटल K की वैल्यू मिली P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V। यहाँ K क्या है? K हमारा आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं पाइसन अनुपात या पाइसा निष्पत्ति या पॉइसन रेशियो। तीनों एक ही चीज है, एग्जाम में जिस भी नाम से पूछा जाए एक ही टॉपिक है। सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि आपने किसी इलास्टिक को पकड़ के खींचा है, किसी भी रबड़ को पकड़ के खींचा है, तो क्या होगा? उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी लंबाई में वृद्धि के साथ साथ उसकी मोटाई में कमी होती है, वो पतला भी होता जाता है साथ साथ में। तो अगर इसी तरीके से अगर किसी भी बेलनाकार छड़ पर बल लगाकर उसकी लंबाई में हम वृद्धि करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि के साथ साथ उस छड़ के व्यास में या त्रिज्या में भी कमी आती है। ऐसी कंडीशन में जो विकृति उत्पन्न होगी उसे हम पार्श्व विकृति या अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं और इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, विकृति हम किसी भी टॉपिक में विकृति देख रहे थे या किसी भी प्रकार की विकृति देख रहे थे तो क्या करते थे? जितना उसमें परिवर्तन आता है अपॉन जितना उसका प्रारंभिक मान था। तो ऐसे ही पार्श्व विकृति के लिए चेंज किस में हो रहा है, परिवर्तन किस में हो रहा है? व्यास में। तो पार्श्व विकृति क्या होगी? व्यास में जितनी कमी हुई वो अपॉन उसका प्रारंभिक व्यास कितना था, यानी माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। अगर मैं मानूं उसका प्रारंभिक व्यास कैपिटल डी था और व्यास में कमी डेल्टा डी हुई है तो बीटा की वैल्यू मुझे मिली माइनस डेल्टा डी अपॉन डी के बराबर। इसी तरीके से मैंने क्या किया था, उस पर बल लगाया था और उसकी लंबाई में वृद्धि की थी। पुराने टॉपिक को फिर से याद कीजिए। लंबाई में वृद्धि के संगत जो प्रतिबल लग रहा था वो आपका तनन प्रतिबल था और जो विकृति थी वो तनन विकृति थी। अगर तनन विकृति को अल्फा से प्रदर्शित किया जाए तो अल्फा क्या होगा? लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई। मान लिया कि जो लंबाई में वृद्धि है वो डेल्टा एल हो रही है और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, तो अल्फा की वैल्यू आपको मिली डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। यहां तक आपने दो प्रकार की विकृति देखी इस टॉपिक में, एक आपकी थी अनुप्रस्थ विकृति और दूसरी मिली आपको तनन विकृति। अब देखिए, अगर मैं इस पार्श्व विकृति और तनन विकृति का अनुपात निकालूं यानी बीटा अपॉन अल्फा देखूं तो ये पाया गया कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ये जो पार्श्व विकृति बीटा है और तनन विकृति अल्फा है, इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट मिलता है। किसी भी वस्तु के लिए प्रत्यास्था सीमा में पार्श्व विकृति और तनन विकृति का अनुपात नियत होता है और ये जो नियत वैल्यू आपको मिलती है इसे आप पॉइसन अनुपात या पॉइसन रेशियो सिग्मा कहते हैं। हर पदार्थ के लिए सिग्मा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है और इसकी वैल्यू उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।